हेलो दोस्तों, हम आपके लिए हिंदी की एक नई श्रृंखला लेके आए हैं जिसमें आपको बेसिक हिंदी के बारे में अवगत कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर जो वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में जो कि एक टॉपिक है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वर्ण विचार में पहले क्या होता है, तो इंग्लिश में फोनोलॉजी बोलेंगे। वर्ण क्या है? लेटर। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड न हो, जैसे आ, ई, व, च, का इत्यादि। पानी शब्द में दो ध्वनियाँ हैं, जैसे देखिए पा और नी, इसके सभी चार खंड हैं। पा, फिर आप जुड़ा हुआ इसमें ना है, फिर बड़ी ई जुड़ी हुई। इनके बाद इन चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जाते। मतलब अगर जो आप इसको तोड़ने की कोशिश करें, आप कि पा को तोड़ दें, ना को तोड़ दें, ई को तोड़ दें, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो इन चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए ये मूल ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। सबसे छोटी कहीं होगी भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसे और अधिक खंडों में नहीं बांटा जा सकता, वर्ण या अक्षर कहलाता है। आ, छोटा, बड़ा, का, चा, पा, टा, या, रा, ला, वा आदि वर्ण हैं। ये सब भी वर्ण होते हैं। वर्णों के लेखन के लिए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे वर्णों के जो क्रमबद्ध लिखा जाता है, जैसे आ से ज्ञा तक का जो लिखा जाता है, आ से कहाँ तक के? ज्ञा तक, तो ये क्या होता है? इसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त सभी वर्णों को निश्चित क्रमबद्ध समूह उस भाषा की वर्णमाला कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में क्या होते हैं? निम्नलिखित 52 वर्ण होते हैं। वावेल में क्या होता है? आ, छोटा, बड़ा। अब देखिए स्वर जो होते हैं, हिंदी के स्वर कितने होते हैं ये आप देखिए। क्या होता है? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, रिस, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके कितने हैं? ये आपके क्या कहलाए जाएंगे? ये स्वर कहलाए जाएंगे। कहा है तुमने आत्मा भटका का चुरिया छन। आगे देखते हैं। अब व्यंजन में क्या जाते हैं आपके? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, श, श, स, हा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएगा। अब संयुक्त व्यंजन आता है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? देखिए यहीं से क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। कितने हैं? 4। छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। अब आयोग वह पूछ लेगा तो क्या होगा? अंग, आहा। अन्य क्या हो जाएंगे? अड़ा, अ, अंग, ढा। तो उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला और मुक्तः दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं? स्वर और व्यंजन। इनमें दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब आते हैं स्वर के बारे में पढ़ते हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण से वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर आती है और स्वर कहलाती है। और हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, रिस, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? स्वर हैं। तो कितने हैं? इनकी संख्या 11 है। अब आते हैं स्वरों के भेद। अब इनमें भी देखिए स्वरों के भेद होते हैं। स्वर क्या होते हैं? इनके भेद देख लीजिए। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में देखते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, यानी कि छोटे वाले स्वर। जैसे छोटा, छोटी, छोटऊ, रिस, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है ना। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। लेकिन दीर्घ स्वर जो होते हैं, दीर्घ स्वर के बारे में देखिए। यह किसी मूल या ह्रस्व को उसकी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। ह्रस्व की कितनी थी? 4 थी। इनकी कितनी है? 7 है। बड़ा, बड़ी, छोटऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हैं? आपके दीर्घ हैं, दीर्घ स्वर कहे जाएंगे, है ना। आगे देखते हैं। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? सॉफ्ट वावेल। जो वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व के अपेक्षा, यानी कि छोटे स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय ज़्यादा लगेगा, वो क्या कहलाएंगे? वे ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। इसे दर्शाने के लिए संस्कृत में स्वर के आगे 3 का अंक लगा देते हैं, जैसे ओम। हिंदी में प्लुप्त स्वरों का प्रचलन नहीं है, और ये किसमें है? संस्कृत में होता है अक्सर प्लुप्त स्वरों का प्रचलन, है ना। अब आते हैं आगे। स्वर स्वर वर्णों के प्रायः 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कैसे? अपने मूल रूप में। जब कोई स्वर अपने मूल रूप में लिखा होता है तब उसमें किसी अन्य स्वर का संयोग नहीं होता, जैसे आम, इमली, उल्लू आदि। ये अपने मूल रूप में है।
आगे देखते हैं, ये मात्राएं हम पढ़ रहे हैं। मात्रा के रूप में जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मेल किया जाता है, अर्थात जब स्वर एक साथ स्वर के साथ व्यंजन मिलाकर लिखते हैं तो उनका रूप बदल जाता है और स्वरों के इसी बदलते रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार हैं। देखिए, छोटा की मात्रा है, ये छोटे की मात्रा, बड़े की मात्रा, छोटी की, बड़ी की, छुटऊ की, बड़ऊ की, री की, ए की, ये सारी आपको मात्राएं दी गई हैं। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए रिमेंबर करने के लिए क्या है, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी व्यंजनों के साथ में जुड़ा रहता है। व्यंजनों को आ रहित लिखने के लिए उनके नीचे हल या हलंत चिन्ह जो लगाते हैं वो इस तरह होता है। देखिए, जब इसकी मात्रा हट जाएगी तो इनको ऐसे, लेकिन ये साधारणतः क्या होगा, सभी व्यंजनों के साथ में ये लगा रहता है। कौन? छोटा आ। अयोग वाह समझते हैं, अयोग या आफ्टर साउंड। स्वर तथा व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 अक्षर होते हैं जिनका तालमेल ना स्वरों से होता है और ना ही व्यंजनों से। ये अक्षर होते हैं अंग और आहा। ये अक्षर स्वरों और व्यंजनों में से किसी के साथ प्रयुक्त नहीं होते, इनकी गति स्वतंत्र नहीं होती, इसीलिए इन्हें स्वर भी नहीं कह सकते हैं। ये अक्षर क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं। अब आते हैं अनुस्वर, सेमीनासा। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे कि का और प्लस अंग तो कंग, कंकण, कंगाल, कंजूस, कंस, है ना। अब आते हैं, ये अनुस्वर था उसकी, यानी कि अनुस्वर में उसकी बिंदी, अंग की बिंदी है ना, तो इसे अनुस्वर बोलेंगे। इसमें नाक से निकलेगा ध्वनि की, नाक से निकलती ध्वनि निकलती का, खा, जैसे कंकड़, कंगाल, और कोई भी आप देख लीजिए, रंगत, है ना, रंग। तो ये क्या है, ये ऐसे तो शब्द हैं, इन्हें अनुस्वर बोलेंगे। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक में चंद्र बिंदु वाला आ जाता है। अनुनासिक कैसा है? चंद्र बिंदु वाला। देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अनुनासिक वाला और ये अनुस्वर वाला। तो अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक में चंद्र बिंदु ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, तो क्या होता है, उच्चारण में लघुता रहती है। इन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, परंतु मात्रा के साथ चंद्र बिंदु, कह रहे हैं इन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है परंतु मात्रा के साथ चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे आँख, हंसना, जांचना, ये सब इनके उदाहरण हैं, है ना। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है कि यहाँ पे आपने जाना ना कि आँख, हंसना, जांचना, ये अंग की बिंदी यहाँ पे लगी हुई है, क्या है, अनुनासिक है। अब क्या है, विसर्ग आता है जिसमें जो कि पीछे 2 बिंदु आहा की बिंदियाँ होती हैं, जिसे जो बिंदियाँ 2 होती हैं उन्हें विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण आधे हा की तरह होता है, जैसे आहा, है ना, अतः, पुनः, तो हा, आधे हा का वहाँ उच्चारण दिख रहा है। तो अधिकतर इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, जैसे प्रातः, नमः इत्यादि। अब आते हैं हम व्यंजन के बारे में देखते हैं। व्यंजन क्या है? जिन्हें वायु मार्ग में अवरोध के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है और उच्छिप्त व्यंजन होता है। कौन कितने भेद होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के कंठ, ओंठ, मूर्धा, दांत, तालु आदि भागों को स्पर्श करते हैं, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आएंगे स्पर्श के अंतर्गत? ये 25 वर्ण आएंगे, जिन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब देखिए 5 वर्ग, पहला क्या होता है स्पर्श व्यंजन? पहला वर्ग ये हो गया, 5 इसमें है, फिर 5 इसमें है, फिर 5 इसमें है, 5 इसमें है और फिर 5 इसमें है। तो ये क्या हुआ, पहले में काखा गंगा हो गया, चाचा ये टाटा ढाड़ा था, ये टोटल कितने हो गए स्पर्श? कितने हो गए? ये 25 हो गए, 25 हो गए। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिनके बोलते समय जीभ का तालु, माकंठ, ओंठ आदि स्पर्श हो तो होता है, लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता। मतलब स्पर्श तो होगा लेकिन पूर्णतः स्पर्श नहीं होगा, वह अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। ये आधे स्वर भी कहलाए जाते हैं, अर्ध स्वर भी बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। या, र, ला, व, या, र, ला, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन आपके हैं। बाद में देखते हैं ऊष्म व्यंजन। या, र, ला, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाकर कुछ गर्म हो जाती है,
तब मुख से बाहर निकलती है तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 ही है। शा, सा, हा, यानी कि तीनों सा हो गए और हा हो गया। ये क्या होंगे? ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? अंगा और ढा, ये क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है। ये वे व्यंजन हैं जिनमें स्पर्श व्यंजन में ही निहित होते हैं। स्पर्श व्यंजन में ही देखिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजन में ही आपको ये देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये क्या होंगे? उच्छिप्त व्यंजन होंगे। अब आता संयुक्त व्यंजन। जब दो भिन्न व्यंजनों का योग उससे बनते हैं तो इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं, जब व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और शा, ये क्या बने? ये क्या है? संयुक्त व्यंजन को उदाहरण है। का और शा, ता और रा त्रा बन गया, का और शा छा बन गया, जा और इया ज्ञा बन गया और शा और रा श्रा बन गया। अब आते हैं आगे। वायु प्रक्षेप यानी मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण। अल्प प्राण में वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा तो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम तथा अंतस्थ वर्ग के चारों व्यंजन, अंतस्थ वर्ग के चारों व्यंजन क्या होंगे? यानी कि अंतस्थ के चारों व्यंजन, यानी कि या रा ला वा, या रा ला वा अंतस्थ, या रा ला वा अंतस्थ, यानी कि प्रथम, यानी कि 135। और अल्प, ये क्या कहलाए जाएंगे? अल्प प्राण कहलाए जाएंगे। क्यों? इनको थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा। जैसे का खा का हो गया, गा हो गया, अंगा हो गया, चा हो गया, जा हो गया, इया हो गया, टा हो गया, डा हो गया, अड़ा हो गया, ता हो गया, दा हो गया, ना हो गया, पा, बा, मा, या रा ला वा, या रा ला वा, ये हो गए। अब आता महाप्राण। महाप्राण में क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हा, हकार शब्द की ध्वनि उत्पन्न होती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक दूसरा, चौथा और ये ऊष्म व्यंजन प्लस ऊष्म वाला व्यंजन जो है ये महाप्राण व्यंजन होता है। जिसे उदाहरण के लिए देखिए, खा हो गया, गा, छा, झ, डढ़ा, ठा, डा, ता, धा, ना, खा, घा, छा, झा, ठा, डा, था, धा, फा, भा, शा, शा, सा, हा। ये आपके पीछे वाले कौन से हो गए? ऊष्म, ये वाले आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। दूसरा और चौथा, है ना। नाद के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। कौन सा होता है? आघोष व्यंजन और साघोष व्यंजन। आघोष व्यंजन और साघोष व्यंजन ये नाद के, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, नहीं होगा, वो आघोष कहे जाएंगे, यानी कि घोष के साथ ना होना। और साघोष में यानी कि घोष के साथ में, यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो इसमें क्या हो? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और प्लस शेष ये जो होते हैं शास, तीनों सा, ये क्या हो गए? आघोष व्यंजन हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, सा, ये तीनों सा, ये कौन से हैं? आघोष व्यंजन हैं। और साघोष में क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें साघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का क्या? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? ये तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है आपका? ये सघोष में रहेगा। इसमें साथ में ये या रा ला वा, या रा ला वा और हा इसमें जुड़ गया। देखिए ये सघोष व्यंजन कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के गा, घा, अंगा, चा, छा, इया, जा, झा, इया, टा, ढा, ढ़ा, ड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, या रा ला वा, हा, ये क्या है? आपके सघोष हैं, यानी कि स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होगा। अब आता है वर्गों का उच्चारण स्थान। किसका उच्चारण कहाँ से होता है? जिसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंठ से या गला, इसमें क्या आते हैं सर? आ, छोटा और बड़ा आएंगे। और व्यंजन में क्या हो जाएंगे? का, ये का, खा,
ग घ अंगा व हा और विसर्ग ये आपके कंठ वाले होते हैं, विसर्ग हो जाएंगे और हा हो जाएगा और छटाव बड़ा हो जाएगा। तालु से कौन से आते हैं? तालु में कौन कौन से स्वर आएंगे? तालु में छोटी और बड़ी आती है, छोटी बड़ी, और इसमें क्या चा छा झा झा यहाँ या और शा ये तालव्य हो गए, तालु से होते हैं। छोटी बड़ी होगी या ये चा छा झा यहाँ और या और शा ये तालव्य हो गए। मूर्धा या मुख की छत री, और स्वर में री आ जाएगा। इसमें टा ठा डा ढा अड़ा रा शा और अंगा और अढ़ा ये मूर्धन्य होंगे। मूर्धन्य यानी कि मूर्धा, मुख की छत से। अब दांत से कोई स्वर नहीं रहेगा, लेकिन व्यंजन में क्या होगा? ता था दा धा ना ला और सा ये दंत होंगे। ला और सा ये दंत हैं। ता था दा धा ना ला और सा ये दंत होंगे। अब ओंठ की बात आ रही, छोटा ऊ और बड़ा ऊ रहेंगे इसमें, पापा बाबा माँ रहेंगे और ओंठ कहलाएंगे ये, ठीक है। अब आते हैं ओष्ठ। ओष्ठ हमने देख लिया। कंठ और तालु वाले कौन होंगे? ए और अय। ए और अय आपके, ए और अय कंठ तालु वाले हो जाएंगे, इन्हें कंठ तालव्य भी बोलेंगे। अब आता है कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ में ओ और औ आएगा, ये कंठोष्ठ बोलेंगे इनको। अब आता है दंतोष्ठ में वा आएगा, केवल दंतोष्ठ बोलेंगे। और मुख और नासिका में अनुनासिक और अनुस्वर आएंगे, नासिक के बोलेंगे। ना ला सा का उच्चारण अब वस्तुतः दांतों से न होकर दांत और मसूड़ों के बीच के भाग से होता है, अतः इन्हें अब वर्त भी कहा जाने लगा है, ठीक है। इन्हें वर्त कहा जाएगा। किसको किसको? ना ला सा को। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। आगे देखते हैं वर्गों के पंचम वर्णों अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ के उच्चारण में इनके अपने अपने स्थानों के अतिरिक्त नासिका की सहायता भी ली जाती है। इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अनुनासिक वर्ण बोलेंगे, ठीक है। अनुनासिक नहीं कहेंगे, अनुनासिक वर्ण बोलेंगे। ऐसे अनुनासिक क्या बोलते हैं? अंगा वाले को हम बोलते थे, इसमें चंद्रबिंदु होती थी। अब आता है वर्ण संयोग। वर्णों के परस्पर संयोग से वर्ण संयोग कहते हैं। वर्णों के परस्पर संयोग क्या कहलाएगा? वर्ण संयोग कहलाएगा। ये दो प्रकार से होता है, व्यंजन और स्वर का संयोग। यह ज्ञातव्य है, यह पता है कि ज्ञातव्य है कि स्वर के संयोग के बिना किसी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, किंतु इसे लिखा जा सकता है। स्वर के बिना लिखे व्यंजन को हलंत कहते हैं। जैसे देखिए रा पूरा कंप्लीट ऐसे होता है, रा और बड़ा। अगर जो रा, ये अगर सिर्फ रा लिखा हुआ है, मान लीजिए सिर्फ रा लिखा हुआ है, तो ये रा पूरा नहीं माना जाएगा, ये इसमें हलंत रहेगा और ये आ के जो संयोग से बनेगा, आ जब जुड़ेगा तब ये पूरा आपका बनता है रा। चे, चे में क्या जुड़ा? चे, चा और ए, चे। दू और दू में बड़ा ऊ जुड़ा, दू हो गया। अब आता है व्यंजन और व्यंजनों का संयोग। व्यंजन और व्यंजनों के संयोग को देखिए। व्यंजन या व्यंजन के संयोग में क्या होगा? दो प्रकार के होता है, संयुक्त व्यंजन। जब भिन्न भिन्न प्रकार के दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उनका मूल रूप बदल जाता है। इसी बदलते हुए रूप को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ता और रा हो गया, दा या द हो गया, द हो गया, का और शा, छा हो गया, द व, द्व या द्व। रा के लिए रेफ, जैसे रा और या और माँ और मर का प्रचलन भी है। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व मतलब डबल कंसोनेंट। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। का कक, अब जैसे पक्का हो गया, धाव का धक्का, चा चा बच्चा, बच्चा कच्चा इत्यादि, ये क्या होंगे? द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। फिर क्या है? किसी भाषा में प्रयुक्त सभी वर्णों तो निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन चार प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और उच्छिप्त। आगे देखिए, मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अनुस्वर के उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर निकलती है। नाद के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अघोष
और साघोष व्यंजन। जो व्यंजन दो असमान अक्षरों से बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है, इसमें आपने बेसिक जानकारी हिंदी की ली, हिंदी वर्णमाला की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।